आखिरी सवाल, चूँकि आप हमारी मेहमान हैं, थकी हुई हैं, आपका बहुत शुक्रिया टाइम दिया। 2.5 साल से आप हुकूमत में हैं। पहले तो हम कह रहे थे कि पीटीआई के नए लोग हैं, नई टीम है। 2.5 साल से मैडम आपको महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, क्यों नहीं हो रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि महंगाई को अगर आप सिर्फ उसके छोटे से इशू की तरह देखेंगे तो फिर आप इस इशू को सही तरह समझ नहीं पाएंगे। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो भी पाकिस्तान की आवाम से वादे किए थे, हमने वो वादे पूरे करने में कोशा है। देखिए, बुनियादी चीज़ें क्या थी कि पाकिस्तान की आवाम को सेहत का जो निज़ाम है वो बेहतरीन मिले। हम देखते हैं कि आपने अपने आबाई इलाका, अपने गाँव भंगोई में एक 45 करोड़ का एक बंगला बनाया, आपका हक, वो आपका अपना पैसा है, उस पर तंज में नहीं कर रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन वो बहुत खूबसूरत बनाया माशाल्लाह। अल्लाह आपको और नवाजे, हमारी दुआ है सर। वहाँ पर लेकिन वो आस पास वहाँ पर जो रोड गुजर रही है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का, अगर हर चीज़ को आप पॉजिटिव नेगेटिव देखें, सारा एक घर है वो हमने बनाया, हमारी एक बड़ी फैमिली है, हमारा अल्लाह के फजल से आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम चल रहा है। हमने किसी हुकूमती ख़जाने से, मेरा कोई भाई आज तक या हमारी फैमिली का कोई आदमी किसी हुकूमती किसी पोजीशन में नहीं रहा है कि वहाँ से हमने कोई पैसे बनाए। अल्लाह के फजल से मेरे भाइयों ने अकलाल की मेहनत करके बाहर से पैसा कमा कर मुल्क के अंदर लाया। वहाँ अगर वहाँ एक घर नज़र आता है तो वहाँ हमने अपने जो हमारे फैमिली को, मैं आप ये भी क्रेडिट दें कि वहाँ अगर 45 करोड़ का उन्होंने घर बनाया तो वहाँ 50 करोड़ का नीचे लोगों के लिए एक फ्लाई हॉस्पिटल भी बन रहा है। ये चीज़ भी देखें, उस पर कोई नहीं बात करता। हम देखते हैं कि आप एक बार सेनेट के चेयरमैन बने, एक दिन दूसरे रोज़ आपके खिलाफ फैसला किया, तो आपके क्या जज्बात थे? मेरे देखें, मेरा मामला अदालत में है। वो जो है, एक तो आपके जो कज़न है उन्होंने कहा है कि सियासी कत्ल किया गया है, फिर किसी ने बयान दिया है कि उनको अगवा किया गया है। जो जिस बंदे की गाड़ी टकराई है वहाँ से, उसके बयानात भी कुछ अलग से हैं। तो इन सारी बातों का कंपैरिजन करके, सारी बातों को मिला जुला के आप क्या कहते हैं? इसमें देखें मल्टीपल रीजंस हैं। जब कहीं पे ऐसा एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई आपको सबूत मिलते हैं जो यहाँ पे सबूत नहीं नज़र आ रहे हैं। अगर हेड ऑन कोलिजन हुई तो वहाँ पे आपके रैकेट कहाँ पे, आपकी हेडलाइट कहाँ टूटी है, ग्लास कहाँ पे टूटा हुआ है। आजकल ख़वातीन के लिए जो हमारा बुनियादी मकसद है कि आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन की खुद इन्हिसारी की तरफ लाया जाए। ये बताइएगा, 2001 में आए थे, उसके बाद 20 साल के बाद आप आए, ये 20 साल आपने स्टॉप क्यों किया था सर, ब्रेकअप क्यों किया था? बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया, आपके साथ पहली दफ़ा बैठने का मौका मिला और अच्छा सवाल किया। जावेद अख्तर अब्बासी साहब की फिर से काविश, आज उन्होंने 60+ लोगों को इकट्ठा किया, 65+, 60 के ऊपर आप कह सकते हैं कि इतने लोग आए हैं, उनके एजाज़ में पार्टी दी है, क्यों दी है ये खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अंसर भाई, ये आज का प्रोग्राम असल में इंसाइट तनकीद नीलाबर्ड के प्लेटफॉर्म से, ये सईद जोशी साहब भी मेरे पीछे बैठे, उनके साथ ऐद रफ्तां के हवाले से प्रोग्राम करना चाह रहे थे। तो 2-3 दफ़ा उन्होंने जब भी मिलते थे जिक्र करते थे। तो इस दफ़ा मैंने कहा मौसम भी अच्छा है, सब लोग भी मौजूद हैं, लॉकडाउन भी होता है, तो हमने सोचा कि ये इसको हम सिर्फ ऐद रफ्तां के हवाले, ऐद हाज़िर के बारे में बात करें। तो हम चाह रहे थे कि जो लोग चले गए उनकी तो अच्छा ही बयान करना चाहिए। हम उनके प्रोग्राम भी करते हैं, ताज़ीद रेफरेंस भी करते हैं, लेकिन मैं कहा जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ज़िंदा हमारे सफ़ों में अभी मौजूद हैं, हमारे असलाफ़ हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। अच्छा इरम अब्बासी साहब, हम देखते हैं कि आप एक नातिया कलाम भी पढ़ते हैं, और फिर जो औलिया इकराम के शान में जो कलाम लिखे गए हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आप ऐसे कलाम भी पढ़ते हैं जिनमें कुछ मतलब वो लोग कहते हैं कि शायद शिरकिया कलिमात या कुफ्र, लेकिन ऐसा पब्लिक का कहना है। तो मैं डायरेक्ट आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में हर जगह पे, हर मौके पे मुख्तलिफ सोच के मुख्तलिफ उसको कहते हैं ना, एक आपकी पीएम से मुलाकात हुई है या करवाई गई है? यानी पीएम के साथ आपका ख्याल है कोई जबर भी कर सकता है? अजीब-ओ-गरीब सवाल है। ये बात, ये सर समझने वाली बात। और फिर ये मुझे बताएं कि पीएम को आपने टेलीविजन पर देखा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको कैसे लगी थी? चेहरा कैसा मुस्कुराता हुआ लगा था? वो अमेरिकी सफ़ीर को भी ठंडा पानी पिला के भेज दें, मुझे चाय अलग पिलाई, कॉफ़ी अलग पिलाई, बहुत अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, फ़ोटो सेशन हुआ, बाहर निकल के मेरे और उस्मान के साथ अलग एक उन्होंने फ़ोटो सेशन किया। कि पुंछ की जो सरजमीन है यहाँ पर जो है सिफारिश नहीं चलती है, जैसे कि हमारे यहाँ किसी को पकड़ा गया तो एक
बाअसर सियासतदान ने उसको छुड़ा दिया, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वर्किंग जब हमने स्टार्ट की तो फर्स्ट टाइम हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी लागड़ियाट में, तो वो मैं रात को एग्रेसिव भी था, रेड का सोचा, फिर उस ट्रेंड को चेंज करके कम्युनिटी पुलिसिंग हमने यहाँ आज़ाद कश्मीर में एक फर्स्ट ट्रेंड वो इंट्रोड्यूस कराया। देखा है मौलाना साहब कि कुछ आपके जो पार्टी के लोग थे, मैंने उनसे सवाल पूछा कि भाई आप जो है वो हार गए हैं, अब आपकी हिकमत अमली, उन्होंने कहा हमने अभी से प्लानिंग शुरू कर दिया, हम 2026 के इलेक्शन में जो है वो बहुत बड़ा मार्का मारेंगे। देखिए ये जो मुसलसल है ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। आप देखते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ लोग इलेक्शन में आते भी रहे। अब मुझे याद है पता कि भाई राजा आसिफ अली खान मरहूम 1985 इसमें इलेक्शन लड़े और 3800 वोट लिए पे। अच्छा आसिफ अली साहब, पोलिंग डे तक 23 रोज़ बचे हैं, आप काफ़ी लेट आए हैं यहाँ पर, इंतखाबी मुहिम अब अभी अगले जो 20 रोज़ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। भाई बात ये है कि मैं आपकी पैदाइश से पहले का सियासत कर रहा हूँ। नहीं मैं यहाँ इस साल की बात कर रहे हैं कि मैं बहुत लेट आया हूँ। मैं लेट नहीं आया, मुझे 35-40 बरस हो गए हैं यहाँ पर और लोग मुझे जानते हैं। ये आज जो पैगाम मैं दे रहा हूँ, आज जो आपके ज़रिए प्रेस के ज़रिए जो मैंने पैगाम दिया है वो सब सुन चुके। आपने जब पार्लिमानी बोर्ड को इंटरव्यू दिया था तो पार्लिमानी बोर्ड ने आपसे क्या पूछा? उन्होंने मुझे बेसिकली यही सवाल किए थे कि आप क्यों आना चाहती हैं, तो मैंने उनको अपना मोटिव बता दिया था और उनको ये भी बताया था कि ये जो कॉन्फिडेंस मुझे दिया है ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने और पीपल्स पार्टी ने दिया है। और ये पीपल्स पार्टी जो है ख़वातीन की तंजीम कह लें या फिर पार्टी कह लें है, इसी वजह से मैं मोटिवेट हुई और मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया। मकबूल हसन, इससे पहले कि आपके जो रनिंग प्रोजेक्ट है, 6 रनिंग प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, या 2 प्रोजेक्ट आप डिलीवर कर चुके हैं। रियल एस्टेट की दुनिया में जो लोग हमारे लोग आना चाहते हैं, शौक़ है जिनका, एक शोबा है, आपने कामयाबी हासिल की है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो ये शोबा ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्या उनकी रहनुमाई करेंगे? रियल एस्टेट की जो दुनिया है ये बड़ी अच्छी फील्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है। और जो भी इस फील्ड में आएगा ये ज़हन में रखें कि उसने इंशाअल्लाह ताला कामयाब होना होता है। सिर्फ बस 2 चीज़ें, ईमानदारी और मेहनत, ये चाहिए। और थोड़ा सा एक जो इनिशियल पीरियड है इसमें एक अच्छी स्ट्रगल चाहिए। सवाल सर ये है कि आपने गुज़िश्ता इंटरव्यू में मुझे कहा था कि मेरा ख्वाब है या मेरा गोल है कि मैं वकला के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ जहाँ फ्री इलाज हो वकला के लिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अभी कश्मीर में आपकी एंट्री हुई है, लोगों ने आपका बड़ा इस्तकबाल किया, लोग आपके चाहने वाले हैं, तो कश्मीर के लोगों के लिए आपके दिमाग में क्या गोल है, क्या करेंगे उनके लिए? अभी तो मैं हाई कोर्ट बार रावलपिंडी का सदर हूँ, तो इंशाल्लाह कश्मीर के लोगों के लिए भी जब मौका आएगा तो इंशाल्लाह उनके लिए काम करेंगे। पूछना आपसे यह है कि मरियम नवाज साहिबा कुछ देर के बाद यहाँ पर जलवागर होने वाली हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब आ रहे हैं, राजा फारूक कादिर खान साहब आ रहे हैं, क्राउड बहुत आ चुका है, मजीद भी आएगा। क्या जिस तरह से यहाँ क्राउड आ रहा है इस तरह से लोग आपको वोट भी देंगे? अल्लाह का करम है, ये हमारा कमाल नहीं है, लोगों की नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत है, मरियम नवाज के साथ मोहब्बत है और फारूक कादिर की कारकर्दगी में लोगों को एतमाद है। भाई मैं जाते जाते आपसे एक छोटी सी और बात पूछना चाहूँगा। ओवरसीज़ के बहुत से लोग बैठे हुए हैं, ओवरसीज़ में जब आप होते हैं बरसरे रोज़गार होते हैं, वतन की हर चीज़ को आप मिस भी किया करते हैं, लेकिन सोसाइटी में एक फुकदान है, एक मसला आ रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोग, नौजवानों की तादाद है जो इधर उधर भटक रहे हैं, बरसरे उनका रोज़गार का मसला है और यहाँ के बहुत से दीगर मसाइल हैं। तो क्या ओवरसीज़ के लोग मिलकर इस मसले का कोई हल नहीं निकाल सकते? देखिए अंसर भाई, इसमें बहुत कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि जहाँ पे भी जिस ख़ानदान का भी एक फ़र्द जो वहाँ पे गया, वो अगर अल्लाह ने उसे रिज़्क़ की दौलत से माला माल किया या उसका जैसे ही सेटिंग उसकी अपनी अच्छी हुई, वो अपनी तरफ से अपने फैमिली, अपने ख़ानदान, अपने अड़ोस पड़ोस से लोग लेके गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर सैयद बसीर हुसैन शाह साहब ने लास्ट ईयर भी इधर एक प्रोग्राम किया था जिसमें कसीर तादाद में ओवरसीज़ जो हमारे भाई हैं उन्होंने शिरकत की थी। दरअसल ये सिलसिला कोई नया नहीं है। पीर बसीर शाह साहब का ताल्लुक़ जिस खानवादे से है, सदियों से वो लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। इलाही क्या करें ज़ब्ते मोहब्बत हम तो मरते हैं,
कनालें तीर बन बन कर कलेजे में उतरते हैं। कहें क्या हम पे जो सदमे गुज़रते हैं। लगाया जिस घड़ी दिल उस घड़ी को याद करते हैं। और पे ताज़ीम उठी है क़यामत कुए जाना में। अजल कहती है बिस्मिल्लाह जहाँ हम पाँव धरते हैं। वाह जी वाह। तो आपने इससे पहले आपने एक टूर्नामेंट पे कोई कवरेज की, आपने देखा कि वहाँ पे भी बेहतरीन एक क्राउड की जो आप समझ सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट रही है पूरे एक टूर्नामेंट में, उसमें वो भी आपने देखी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने नोट किया है कि लोगों को शौक़ बड़ा है और लोग चाहते हैं कि उनको कोई एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ आप समझ सकते हैं कि अवेलेबल नहीं होते लोगों पर रिसोर्सेज कि आप उसको कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र साहब ने पहले भी इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए। आपने यहाँ पे बेसिकली कवरेज नहीं की। पिछली दफ़ा भी हम आए थे यहाँ पे, एक बेहतरीन कॉल आए हुए थे पाकिस्तान से इलेक्शन के दिनों में। तो उसके बाद भी जैसे ही हमें या ज़फ़र साहब को मौका मिलता है तो ये हम कराते रहते हैं प्रोग्राम वगैरह। अच्छा साजिद साहब, मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि आप तक सारी एक्टिविटीज़ पहुंचती रहती हैं। LA14 धीरकोट के हमारे बहुत से लोग सोशल सेक्टर पे काम करते हैं, बड़े नाम हैं। आप ज़्यादा किस शख्सियत से मुतासर? देखें अंसर भाई, अल्लाह ताला ने जिसको जितनी मतलब अता की है वो और उसको जितनी तौफीक दी है उसके मुताबिक खर्च करते हैं। अब जो मेरी, क्योंकि इतना ज़्यादा उधर आना जाना और लोगों से इंटरेक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो सुना हुआ है, सुनी ज़ुबान है, खल्क़ को कहते हैं ना नकारा खुदा समझे, उसमें साजिद इकबाल साहब के बारे में सुना है कि वो लोगों की काफ़ी माली मदद करते हैं ज़ाती हैसियत में, तो वो भी सुना है। फिर हमारे जो जावेद अब्बासी साहब हैं नीला भट्ट के वेलफेयर सोसाइटी के, जो UK में होते हैं, वो भी ज़ाती हैसियत में बहुत मदद इमदाद करते हैं। इसी तरह वो ज़फ़र इकबाल अब्बासी साहब भी हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी इनायत की हुई है, तो अपने उस माल में से खर्च करते हैं। इससे बेशुमार लोग हैं जो गुमनाम होते हैं और मेरे ख्याल में अपनी इस तरह की तशहीर को पसंद भी नहीं करते, और शायद ऐसे लोग भी होंगे जो इनसे ज़्यादा काम करते होंगे और हमारी और आपकी नज़र में नहीं है ऐसे। मैं किसी शख्स का एंटी नहीं हूँ। ये जो आपने बात की सरदार अतीक साहब, मैं उनके साथ हम रहे, मेरी पूरी फैमिली उनके साथ रही किसी ज़माने में, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपके सामने फैक्ट एंड फिगर रखे हैं, ये आप सर्वे करवा दें, अगर ये झूठ हैं तो फिर आप आके मुझे कहें, मैं अपना जो भी डिसीजन है उसको मैं रिकन्सिडर करूँगा। आप एक धीरकोट को सियासी तौर पे, समाजी तौर पे और फिर स्पोर्ट्स के हिसाब से भी बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो जी 4 टीमें पहुंच गई। अगर मैं ज़रा, आपकी बात थोड़ी लंबी मेरी हो जाएगी, लेकिन यह है कि मैं इंशाल्लाह कि इंडिया का जब मैच पाकिस्तान से था तो पाकिस्तान की अवाम, आज़ाद कश्मीर की अवाम, तो तवक्को तो हम पाकिस्तानी अपनी टीम से करते हैं कि इंडिया को हराएं, लेकिन जो हम क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझते हैं या जो टीमों का हम कंपेयर करते हैं, तो सच पूछें तो हम इस बात को जहन से तस्लीम नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इस स्टेट में है, इस कंडीशन में है कि वो इंडिया को हरा लेगा। देखिए, हम अंसर साहब इस सियासत को ना लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। सियासत अपनी अगर अपनी ज़ात के लिए हो तो मैं ये समझता हूँ कि फिर तो किसी भी जगह कुछ भी कर सकते। ओवरसीज़ लोगों के लिए पार्टी है। इलेक्शन को हुए 5-6 दिन हो गए हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग अंदर से परेशान हैं, ये एक अलग मौजू है, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन ओवरसीज़ पार्टी हुआ करती है पीर सैयद बसीर हुसैन शाह साहब के ज़ेरे एहतमाम, और ये एक बहुत खूबसूरत महफिल सजती है। आइए इसको लेकर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अंसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज़ पार्टी के हवाले से आपके क्या तासरात हैं? बहुत से लोग यहाँ पर जमा हुए हैं मुख्तलिफ जगहों से, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, एक तो आपका आपने हमें वक्त दिया, दूसरा ये एक यूनिक तकरीब है जो आज़ाद कश्मीर में मैंने किसी और जगह नहीं देखी है। सर साहब, ये बताइएगा कि जो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे केसेस जो विदाउट फीस आपने लड़े हों? बहुत सारे। 2021 के इलेक्शन में पहली बार आए हैं कैंडिडेट और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ टकराए। कैंपेन आपकी स्ट्रांग थी, लेकिन आप आए हैं तीसरे नंबर पर। खावड़ा के लोगों ने आपके ऊपर एतमाद नहीं किया, इसकी क्या वजह है सर? भाई साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस तरह आपने कहा कि मेरे मिलने का अंदाज़ आपको यूनिक लगा है, तो आपके बोलने और आपके लहजे का अंदाज़ मुझे यूनिक लगा और मुझे बड़ा पसंद भी आया है। आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक बात है कि खावड़ा की आवाम ने, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये इलेक्शन जो है हमारा पहला इलेक्शन था और इसमें हमारे पास टाइम कम था। आप सरदार अतीक अहमद खान साहब के बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज।
وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کیسے چلیں گے. اچھا بھائی صاحب، میں نے سنا ہے کہ معاف کیجیے گا کہ جب وہ پی ایم تھے، پی ایم آف اے جے کے تھے، تو آپ کو خاصی زمینیں ملی میرپور میں، آپ کو خاصا نوازا گیا. یہ بات درست ہے کیا؟ بھائی صاحب آپ کے کالم ہم دیکھتے ہیں، آپ نے کبھی جو ہے وہ اینٹی آرمی کالم نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اینٹی آرمی کالم تو اینٹی آرمی ہونا ہی میرے خیال میں سب سے بڑی بدبختی. الیکشن کے بعد آپ ٹھنڈے پڑ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام. ایسی بات نہیں ہے، میں حلقے میں جاتا ہوں، ریگولر جاتا ہوں. اچھا زاہد صاحب یہ بتائیے گا جاتے جاتے کہ آپ سوسائٹی کے نام پیغام کیا کریں گے؟ آپ ایک سکسیزفل نوجوان ہیں. دیکھیں سر، ہر کوئی اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے آف کورس کام کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہر کوئی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جو اس کے ریسورسز اس کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں، آف کورس ہر کسی کا کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی میں. کہ اس علم کی شمع کو تم یوں جلائے رکھنا، اس علم کی شمع کو تم یوں جلائے رکھنا، آنکھوں میں بھی بسا کر دل سے لگائے رکھنا. علم ہی ہے جس نے عزت ہے دی جہاں میں، سیل رواں علم کا تم یوں بہائے رکھنا. واہ جی واہ. حکومت کا ڈیسیژن ہے، ہماری پارٹی کا ڈیسیژن ہے، تو ہم پارٹی کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے. پارٹی نے ہمیں آنر کیا، مجھے ٹکٹ دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ اور کرتا رہوں گا. ہمیں کوئی پارٹی سے شکایت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اس قدر بلیک میل کر. اچھا آخری بات، آپ راجہ آصف علی خان صاحب کے چاہنے والوں کے نام پیغام کیا کریں گے؟ چونکہ ان کی ایک فین فالوئنگ ہے کھوالا سے سیری بانڈی تک. ان سب کا مجھے دست شفقت چاہیے. کسی مرد سے کام نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شانزے حیدر. کہاں سے ہیں آپ؟ ہم راول پنڈی سے ہیں. اچھا راول پنڈی سے ہیں، تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ کشمیر میں آئے، کشمیر میں آ کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کشمیر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت کی ایک وادی ہے، اور یہاں پہ آ کے تو بہت اچھا لگے. اب بھائی صاحب ایک بات ہے کہ آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی بننا چاہتے ہیں، یہ خواب آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا بند آنکھوں سے زیادہ تر؟ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیا، لیکن آپ کو جذبہ تو ہے سر. جذبہ پولیٹیشین دیکھیں، کوشش کریں کہ انٹرویو میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. مجھے بھی، آپ کو بھی، کسی سیاسی بندے کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اطمینان ہے کہ خدا کی مہربانی و فضل سے مسلم کانفرنس کا اپنا جو جماعتی ووٹ بینک ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ اس کے اندر مزید کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ LA14 دھیر کوٹ میں MCP کتنے نمبر پہ ہوگی؟ پیپلز پارٹی کا نمبر کون سا ہوگا؟ PMLN کا نمبر کون سا ہوگا؟ اور جو PTI کا نمبر کون سا ہوگا؟ LA14 میں تو انشاءاللہ العظیم ہم اگر زیادہ نہ بھی تو 8-10 ہزار کی لیڈ سے مسلم کانفرنس پہلے نمبر پہ آئے گی. دوسرے نمبر پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ چونکہ نظریاتی ووٹ ہے یہ جماعت اسلامی کا، اس کو کچھ ووٹ مل سکتے ہیں، تو PTI اور یہ نون لیگ کوئی سیم ہی ہوگی. تو نون لیگ کا تو میرے خیال میں یہاں پہ کوئی وجود ہی نہیں رہا، جو میں سمجھتی ہوں. شاید میرا اندازہ غلط ہو، چونکہ ناقص ذہن ہے میرا اتنا سیاست کا تجربہ نہیں ہے، لیکن جو میرے ناقص ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ چوتھے نمبر پہ رہے گی. اور پیپلز پارٹی تو پھر بالکل ہی باش ہے. کشمیر پاکستان کے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں تو اس بات پہ بھی تانا دیا جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئے اور یہاں پہ آ کے سیاست کر رہے ہیں، یہاں پہ آ کے یہ اپنے آپ کو شو آف کرنے کی. اور جی آپ پہلے وہاں سے ادھر آ جائیں، یہاں پہ آ کے آپ پہلے ہمارے ساتھ ریاضت کریں اور اس کے بعد آپ نے جو بات کرنی ہے کریں. یہ جی باہر سے آ گیا ہے. فاضلیہ ٹرسٹ کا صدر بنا ہوں تو میرا خیال ہے میرے لیے یہ کوئی اتنا دشوار راستہ نہیں تھا. میں اس سے بھی زیادہ دشوار ترین راستوں سے ہو کے آیا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ دیہاتوں میں یا دیرکوٹ میں رہ کے تو اس چیز کا شاید اندازہ لوگوں کو نہیں ہوتا، لیکن مجھے پچھلے 2.5 سال سے مسلسل اندازہ ہے کہ لوگ کس مشکل حالات میں، کس مشکل سچویشن میں اپنا گزارا کر. اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر یوں، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے.
अकेले न जाना। असेंबली की MPA और एक जानदार आवाज़ नुसरत सहर अब्बासी साहिबा आज कश्मीर में तशरीफ़ लाई हैं, बहुत ही बेहतरीन ख़ताब किए। मैं नुसरत सहर साहिबा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे कश्मीर की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ कि आप कश्मीर में तशरीफ़ लाई हैं। मुझे ये बताइएगा कि हम सुनते रहते हैं, आपको TV में देखते रहते हैं, आप सियासत की तरफ किस तरह से आई, या आपका बचपन का शौक़ था या फिर मुल्की हालात देखकर आप इस तरफ आई? थैंक यू सो मच। पहले तो अंसर अब्बासी तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और जितने भी इस वक्त हमारे फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ जिस जगह पे मैं बैठी हूँ, मैं यकीन माने, एक तो मैं जिनकी मेज़बानी में है वो मैं उनका नाम लेना बिल्कुल ज़रूर, हमारे सदाकत अब्बासी साहब हैं, उनकी मेज़बानी में यहाँ मौजूद हैं। और दूसरा ये कि यहाँ मैं क्यों आई हूँ ये तो तुमने बता ही दिया। अच्छा, आपने पूछा कि मेरा सियासत कोई बचपन से शौक़ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो सियासत की अलिफ बे भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। माँ बाप की तरफ से सिर्फ यही थी सख्ती कि पढ़ना है और सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान था। हाँ, ये ज़रूर था कि मैं बचपन से ही मेरे अंदर ये थी क्वालिटी कि मैं कोई भी पढ़ाई हो तो मैं किसी को अपने आगे से आगे नहीं निकलने देती थी। मेरा आधा नंबर भी कम होता था तो मैं टीचर से लड़ पड़ती थी कि मुझे यहाँ गलती दिखाओ कि मेरा क्या है। इसी तरह मैं हर एक एक्टिविटी में पार्ट लेती थी। मैं टेबल टेनिस हो, लॉन्ग जंप हो, स्क्वैश हो, टेनिस हो, जितने भी गेम्स हैं मैं सब में एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती थी। बल्कि मैं ड्रामाज, कंपेयरिंग, कुदरत की तरफ से मुझ में ये होता था कि मैं जब कोई और किसी चीज़ में पार्ट ले सकता है या वो नंबर 1 आ सकता है तो मैं नुसरत सहर अब्बासी क्यों नहीं। GB को लेकर जो आपकी हिकमत अमली है, ये कश्मीर के तशख़्ख़ुस को पमाल करने वाली बात नहीं है सर। और पिछली कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब ने तो खाली स्पीच ही की है। तो क्या आप बने हैं, आप दर्द दिल रखते हैं, आपको पता है दूसरे कश्मीर कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है, तो क्या यहाँ पर मजम्मत करने से वहाँ पर कश्मीरियों के साथ कुछ बेहतर होगा? देखें जी, कश्मीर कमेटी वक्त साबित करता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो किया वो आज सबके सामने है। ये वाली कश्मीर कमेटी, जब आप खौफ रब रखते हैं फिर आप बाकी चीज़ों को छोड़ के, जैसे मैं आप बता रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है आज यहाँ पे आने की, अपने हल्के भी जा सकता था। अली मौला दारा दिल दारे दानी हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे या लाली या लाली या ला रे दारा दिल दारे दानी हे मन कुन